हाँ हेलो। हाँ नमस्ते सर। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट अभी शुरू करने जा रहे हैं और तो कई सारी बातें यहाँ पर आकाश इन कर दो किसी को। क्या कोई इन किया है अभी? ये बड़ा मुश्किल है, सिंबल्स कहाँ है सर? इसमें अंडरस्कोर कहाँ है? हाँ 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 हेलो। अपने साइड का आवाज़ वो साउंड म्यूट कर दीजिएगा, यहाँ आवाज़ आ रही है, आवाज़ गूंज जाएगा। ठीक है ना? तो हम लोग का जो टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट और हम लोग इसे शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ क्या रहे हैं इस बात को समझेंगे। तो आज का टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट और ये इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि इंडक्टिव इफेक्ट मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट का स्टडी। आप समझिए यहाँ पर अभी अभी GOC1 में हम लोग कहाँ पर लिमिटेड हैं इस बात को समझिए। GOC1 के अंदर में जो टॉपिक शुरुआत होती है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसे समझे कि जो मॉलिक्यूल है, सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटर करते हैं तो मॉलिक्यूल के बारे में जानते हैं और मॉलिक्यूल के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। तो एक प्रॉपर्टी तो नोमेनक्लेचर हो गया, दूसरा आइसोमरिज्म हो गया। आइसोमरिज्म मीन्स मॉलिक्यूल के रिलेशनशिप। स्टीरियो आइसोमरिज्म मीन्स मॉलिक्यूल का ऑप्टिकल रिलेशनशिप, मॉलिक्यूल के लाइट के प्रति जो उसकी एक्टिविटी है उसको देखते हैं। और यह इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर में क्या है कि मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट किस तरीके से किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मॉलिक्यूल को रिएक्शन करना है तो अपने इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट के कारण करना है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कैसा है और इसी में सारी बातें बेसिकली यहाँ पर अगर आप अच्छे से कंट्रोल करना चाहते हैं तो यू मस्ट नो द कंसेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट, कि डाइपोल मोमेंट आपका अच्छा होना चाहिए बॉन्ड्स के अंदर में। तो हम लोग जस्ट शुरुआत कर रहे हैं, इस बात को समझे। सारे पैरामीटर्स अब जैसे यहां पर देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट के अंदर में GOC1 के अंदर में जो हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब इसमें कई सारी बातें निकल के आती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब यह हुआ, जैसे टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट,
तो सही मायने में कहा जाए कि ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो वो सारे फैक्टर्स का स्टडी जो किसी मॉलिक्यूल के, किसी स्पेसीज के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट को असर डालते हैं। अब इसमें ये जो इफेक्ट है ये दो तरह के हैं, कुछ तो परमानेंट है और कुछ टेम्पोररी है। तो इन्हीं के अंदर में सबसे पहला इफेक्ट आता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंजुगेशन, रिजोनेंस, मेसोमेरी, इसके बाद पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन और कई सारे इफेक्ट, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, सारी बातों को यहीं पर पढ़ेंगे हम आगे पीछे करते हुए। और टेम्पोररी में इंडक्टोमेरिक एंड इलेक्ट्रोमेरिक। तो अपनी शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से हम लोग कर रहे हैं। GOC1 की शुरुआत यहीं से करनी है, यहीं से होती है कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। बेसिक लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि हम किसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपके सामने कई लेवल पे बातें हो सकती हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि भाई ये कैसे मालूम कि सर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, कैसे रहता है, हम तो देख नहीं सकते। तो खैर इन सारी बातों पे सबका जवाब है, एक एक लाइन का जवाब है। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इसके तहत हम क्या क्या देख सकते हैं। तो छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे यहां पर ओके, ये लो सारा किया धरा खत्म हो गया, कोई बात नहीं। यहां पर सारे हमारे एप्लेट आ रहे थे जो अभी यहां नहीं आ रहे हैं। आकाश, इस लैपटॉप में इस पेज को लगा दो। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैमरा चल रहा है। हाँ ठीक है। तो मैं चर्चा कर रहा था इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर में आवाज आपका रिजोनेंस कर रहा है, स्विच कर दीजिए, वो स्विच ऑफ कर दीजिएगा माइक, ठीक है। तो यहां पर उस रूम में रख दो ना, बगल में रखो ना, बगल में, यहां आवाज आ रही है ना। तो अभी मैं आऊं मॉलिक्यूल्स के ऊपर, फिलहाल मैं जो आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर में कि भाई ये है क्या, तो इसको डिफाइन किया गया, सिंपल सा कंसेप्ट है, यहां सिंपल डिफिनीशन है। इट इज डिफाइंड एज परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ, परमानेंट नॉट डिस्प्लेसमेंट, परमानेंट एंड पार्शियल, permanent and partial displacement of sigma bonded electron under the influence of electronegativity difference or charge। क्या हुआ? इस पर आना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहा? लोड नहीं हो रहा है मॉलिक्यूल, वहां हमारे में तो लोड हो रहा था। एक मिनट, खैर तो यहां पर सबसे पहली बात निकल के आई
कि इंडक्टिव इफेक्ट की जब हम बात करेंगे तो डिफिनीशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज परमानेंट and partial polarization in sigma bond under the influence of electronegativity difference or charge. सी सारी बातें यहां पर निकल के आ रही हैं। तो पहला नंबर है कि परमानेंट। तो इफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं परमानेंट और एक होते हैं टेम्पोररी। तो परमानेंट इफेक्ट किसको कहते हैं और टेम्पोररी इफेक्ट किसको कहते हैं? तो सिंपल सा इलस्ट्रेशन कि मान लिया जाए कि हमारे पास इंडिया का हमारे पास ये मैप है, एक मैंने इमेजिनेशन कर दिया, तो जस्ट तो दूसरी ओर हमारे पास ये पाकिस्तान है। तो दिस इज द परमानेंट कि अगर किसी मॉलिक्यूल में दूसरा पार्ट हमेशा जुड़ा हुआ है तो हम उसको परमानेंट कहेंगे, इसके इफेक्ट को परमानेंट इफेक्ट कहेंगे। मान लिया जाए कि कार्बन का चेन है, इस कार्बन के चेन में फ्लोरीन लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो फ्लोरीन के साथ फ्लोरीन के कारण जो चार्ज सेपरेशन हो रहा है, क्योंकि फ्लोरीन तब तक है जब तक ये बॉन्ड है और मॉलिक्यूल तब तक है जब तक बॉन्ड है। तो कंसेप्ट कहता है कि इस चार्ज सेपरेशन के कारण जो चार्ज सेपरेशन हो रहा है, ये जो पार्शियल इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट है। अब मन में आपकी बात आ सकती है कि व्हाट इज टेम्पोररी इफेक्ट? तो टेम्पोररी इफेक्ट का मतलब यह हुआ कि अभी हाल फिलहाल में ही आपने सुना होगा कि इंडिया के इंडियन ओशियन में चेन्नई श्रीलंका के आसपास कोई चाइना की शिप आ गई थी जो मॉनिटरिंग करने के लिए थी। अब उस चाइना के शिप का जो प्रभाव इंडिया के ऊपर आ रहा है, दिस इज टेम्पोररी। ये जब तक यहां है तब तक एक थ्रेट है, जैसे ही यहां से निकल गया ये थ्रेट खत्म। तो यहां पर एक एक वर्ड ये है कि परमानेंट। तो परमानेंट का मतलब हुआ कि एक ऐसा इफेक्ट जो इनबिल्ट है, जब तक मॉलिक्यूल है तब तक उसके अंदर है। अगला कंसेप्ट है पार्शियल। तो पार्शियल कहने का मतलब यहां पर जो हमारे पास जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, इनका जस्ट एक पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। मतलब टेक्निकली हम लोग मान के चलते हैं कि बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बना है, एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और दोनों इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर है, लेकिन उसके बावजूद जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, ज्यादा खींचेगा, तोड़ नहीं पाएगा। अगर तोड़ देता तो हम आयोनाइजेशन शब्द का इस्तेमाल करते। अंतर यह है कि अगर मैं ये लिख दूं व्हाट दिस मीन आयोनाइजेशन, ये आयोनाइजेशन हुआ, और अगर पार्शियल चार्ज आ गया, थोड़ा सा है बेईमानी के, समझना यहां पर, अगर इलेक्ट्रॉन की चोरी हो गई तो आयोनाइजेशन हो गया, और इलेक्ट्रॉन की बेईमानी हो गई तो ये हमारा पोलराइजेशन हो गया।
तो कंसेप्ट कहता है पोलराइजेशन, बॉन्ड तो है लेकिन यहां पार्शियल चार्ज सेपरेट हुए डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस के रूप में। ये कहां हुआ? तो सिग्मा बॉन्ड में। क्यों? सिग्मा बॉन्ड को ही, उसके असर को ही यहां कंसीडर किया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड के अंदर का इफेक्ट, केवल सिग्मा बॉन्ड से होता है, यहां कोई पाई बॉन्ड का लेना देना नहीं है। तो सिग्मा बॉन्ड का असर है। तो परमानेंट एंड पार्शियल पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, हुआ क्यों? क्या कारण है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस और चार्ज, कि कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, चार्ज है, सेपरेशन है, तो इसके कारण से यहां पर हुआ। अब हम इस बात को आगे देखते हैं। इस कंसेप्ट को आप साथ ही साथ नोट करते चले जाइएगा, क्योंकि ऑनलाइन में है। तो वैसे तो मैंने वो साइट जो है वो आपको अवेलेबल करा रखी है, फिलहाल यहाँ चालू नहीं है, लेकिन जो भी रजिस्टर कर लेंगे तो वो साइट, उस जगह पर उनका प्लेसमेंट वहाँ मिलेगा, तो वहाँ पे सारी बातें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में, किस किस तरीके से परमानेंट इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। ये तो पूरी स्टोरी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ सारे बेसिक्स आपके पॉइंट्स वही रहेंगे। तो हम लोग बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की। तो यहां पे तो हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। तो परमानेंट एंड पार्शियल पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस और चार्ज। तो एक एक टर्म परमानेंट, ये क्योंकि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं के ऊपर है, और दो तरह के क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल एज वेल एज हमारे पास एक जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन बेस्ड आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे। तो कहने का मतलब परमानेंट एंड पार्शियल पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस और चार्ज। तो परमानेंट एंड टेम्पोररी तो हम लोग समझ गए। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि परमानेंट एंड टेम्पोररी और पोलराइजेशन। इसके बाद इट ऑपरेट्स in continuous carbon chain and the effect decreases rapidly. मान लिया जाए कि हमारे पास एक कंपाउंड है CH3, CH2, CH2, CH2F, और हमें मालूम है कि फ्लोरीन बेईमान है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका 4 होता है, कार्बन का 2.5 होता है, स्केल है, बेईमानी का स्केल है। अब इस स्केल पे इस चार्ज सेपरेशन के कारण तो फ्लोरीन ने बेईमानी कर ली, कार्बन पे डेल्टा प्लस आ गया। अब दूसरे कार्बन की तुलना में यहां पर चार्ज सेपरेशन, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, समझना। इसीलिए इसको कई बार हम लोग कहते हैं पड़ोसी प्रभाव। तो यहां पर ध्यान रखना है कि अब ये डेल्टा प्लस के कारण इसने बगल वाले से डिमांड किया, तो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन यहां भी ट्रांसफर हुई। और ये जो शब्द मैंने यूज किया थोड़ी सी, इसका क्या मतलब? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस समझो, यहां डिफरेंस 1.5 का रहा है, और इसने कार्बन है ये भी 2.5 है, ये 2.5 से कुछ कम गया, कुछ ज्यादा हो गया। क्यों?
थोड़ा चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी बढ़ गई, तो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा अंतर आ गया, तो थोड़ा सा यहां से भी ट्रांसफर होगा डेल्टा डेल्टा प्लस, और यहां से भी आगे जाएगा तो ये हो जाएगा डेल्टा 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 प्लस। अब ये वैल्यू कितना है, तो यहां इस बात को समझें कि जो मेजर किया गया वैल्यू है, तो अगर ये 100 है तो दिस विल बी 30, दिस विल बी 10, और लास्ट में इसके बाद में अगर कोई एटम हो तो यहां पे प्रभाव होगा ये रफली 3 के आसपास। इसीलिए यहां पर एक कहा जाता है कि डिक्रीजेज रैपिडली एंड नेग्लिजिबल आफ्टर 3 कार्बन। यहां पे दो बातें निकल के आई, ये कंटिन्यूअस कार्बन चेन में ऑपरेट कर रहा है, रैपिडली डिक्रीज कर रहा है, और नेग्लिजिबल हो रहा है 3 कार्बन के बाद। तो यहां पर इस बात को समझना है कि यहां पर ये सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि ये जो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, तो ये लगातार डिक्रीज कर रहा है, नेग्लिजिबल हो रहा है 3 कार्बन के बाद। तो यहां पर ये जो पैरामीटर आपने दिया, ये बड़े काम का है, जो लंबी दूरी आपके दिमाग में आना चाहिए। इट ऑपरेट्स इन कंटिन्यूअस कार्बन चेन एंड इट द इफेक्ट डिक्रीजेस ग्रेजुअली रैपिडली एंड नेग्लिजिबल अप टू 3 कार्बन। दिस इम्प्लाई I effect is distance dependent। ये क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट मतलब डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा ये बहुत ही तेजी से घटता है। तो हम लोग आई इफेक्ट का एक कैरेक्टर है, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो इस बात को दिमाग में रखने की आवश्यकता है। जब ये सारी बातें क्या चल रही है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो परमानेंट है, पोलराइजेशन है, सिग्मा बॉन्डेड में ऑपरेट करता है, और इसके साथ साथ डिस्टेंस डिपेंडेंट है। और एक पॉइंट और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा पॉइंट है, ये एडिटिव इन नेचर। दिस इफेक्ट इज एडिटिव इन नेचर। तो एडिटिव का मतलब क्या हुआ कि ये जो इफेक्ट है, इसके एडिटिव होने का मतलब यह हुआ कि ये इफेक्ट एडिटिव है। इसका मतलब यह हुआ कि बाय द वे किसी जगह पर अगर 2-3 ग्रुप लगे रहे तो वो सभी अपना रोल प्ले करते हैं। व्हाट दिस मीन, इसको हम लोग इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। अब जैसे एक कार्बन है और यहां पर हमने लिख दिया CF3, और यहां पर C डबल बॉन्ड OH। एक दूसरा है यहां CHF2 और C डबल बॉन्ड OH। और एक तीसरा है यहां पर एक ही F है और C डबल OH है। तो ये कंसेप्ट कहता है कि इंडक्टिव इफेक्ट, यहां जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इन तीनों का प्रभाव जो कार्बन पर है
और इन दो का जो प्रभाव इस कार्बन पे होगा और इस एक का प्रभाव इस कार्बन पे जो होगा, इन तीनों में अंतर है। मान लिया जाए कि यहाँ डेल्टा प्लस 1 डेल्टा प्लस 2 कहा जाए और डेल्टा प्लस 3 कहा जाए, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सबसे अधिक कौन होगा? तो डेल्टा प्लस 1। तो यहां पर इंडक्टिव का प्रभाव ज्यादा है। किसका ज्यादा है? तो फ्लोरीन का प्रभाव ज्यादा होगा। तो इसको कहते हैं हम लोग एडिटिव इफेक्ट। तो यहां पे सारी बात ये निकल के आ रही है, सारी बात ये निकल के आती है कि जो हमारे पास इफेक्ट है वो हमारे पास इफेक्ट के अंदर में अगला इफेक्ट है, एक एडिटिव इफेक्ट है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप। ये दो तरह का है। कौन कौन? एक को कहते हैं प्लस आई इफेक्ट, और दूसरे को कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब वैसे सभी ग्रुप प्लस आई इफेक्ट ग्रुप कहे जाते हैं जो किसी कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास यहां पर हमारे पास मान लीजिए मैग्नीशियम है और दूसरी ओर हमारे पास कार्बन के साथ साथ कहीं फ्लोरीन है, तो दोनों चेन में इस मैग्नीशियम का प्रभाव क्या है और इस फ्लोरीन का प्रभाव क्या है? तो ऑब्वियस है कार्बन चेन के रेफरेंस की तुलना में मैग्नीशियम मेटालिक है, तो यह इलेक्ट्रॉन देगा। कहां दे रहा है? तो कार्बन चेन की ओर। तो वैसे सभी ग्रुप जो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देते हैं उसे हम लोग प्लस आई इफेक्ट ग्रुप कहते हैं, और वैसे सभी ग्रुप जो कार्बन चेन से बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं उसे हम लोग माइनस आई इफेक्ट ग्रुप कहते हैं। तो प्लस आई एंड माइनस आई, तो ये मुद्दा निकल के आया कि प्लस आई और माइनस आई दो ग्रुप है, दो अलग अलग तरह के। ऑब्वियस है पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दो अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कुछ ग्रुप ऐसे होंगे जो कार्बन की तुलना में इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर ले लेंगे, और कुछ ग्रुप ऐसे होंगे जो कार्बन की तुलना में इलेक्ट्रॉन अंदर दे रहे होंगे। तो इनको हम लोगों ने कहा प्लस आई और इनको हम लोगों ने कहा माइनस आई। तो ये हुआ हमारे पास प्लस आई ग्रुप और ये हुआ हमारे पास माइनस आई ग्रुप। अब हम लोग यहां पर और एग्जांपल्स देखते हैं। अब इस जगह पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट, तो जो हम लोग बात करें कि प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप की, तो यहां पर प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप, वो कौन से ग्रुप है जो प्लस आई है, कौन से माइनस आई है, और कैसे मालूम? इसका रेफरेंस क्या है? व्हाट इज द रेफरेंस? तो रेफरेंस है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। मान लिया जाए कि यहां पर हम ऐसे सिंपल सी बात करें कि हमारे पास ये इथाइल है और इस H की तुलना में अगर यहां कोई ग्रुप लग गया, कोई भी ग्रुप है X, इस ग्रुप का बिहेवियर क्या है? हाइड्रोजन की तुलना में बिहेवियर क्या है? अगर इसकी तुलना में यह इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हम उसे प्लस आई ग्रुप कहेंगे, और यह हाइड्रोजन की तुलना में अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो हम ऐसे ग्रुप को माइनस आई ग्रुप कहेंगे।
I am going to the very basics. This is virtually zero. लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग को नहीं मालूम है। अब आइए, तो माइनस आई ग्रुप और प्लस आई ग्रुप, तो यहां पर एक सीरीज हम बनाते हैं कि हाइड्रोजन से ज्यादा कौन है, तो ड्यूटेरियम, देन मिथाइल, देन इथाइल, then isopropyl, then after tertiary butyl. ये ध्यान रखिए, ये बेसिकली काइनेटिक स्टडी के कंपैरिजन के द्वारा स्थापित है कि हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है, तो ड्यूटेरियम इज प्लस आई ग्रुप, मिथाइल इज प्लस आई ग्रुप, इथाइल इज प्लस आई ग्रुप। तो सीधी सीधी बात है कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मिथाइल, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन, तो ये हमारे माइनस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप का एक मोटा मोटी लिस्ट हुआ। अगेन इतने तक ही लिमिट नहीं है। अगर हम ऑर्गेनोमेटालिक की बात करें, ऑर्गेनोमेटालिक मीन्स कि जहां जहां कार्बन मेटल का बॉन्ड है, तो मेटल चूंकि कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे। मीन्स लिथियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, कार्बन को निगेटिव चार्ज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन दे करके। तो ऑर्गेनोमेटालिक्स भी प्लस आई ग्रुप का काम करते हैं। अगेन इसके अलावा जितने भी निगेटिव चार्ज ग्रुप हैं ये भी प्लस आई ग्रुप का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल O माइनस और कार्बोक्सिलेट आयन, अब समझिए इनकी स्थिति क्या है। पल भर में कोई भी कंफ्यूज हो सकता है कि ऑक्सीजन कैसे पॉजिटिव प्लस आई हो गया। ऑक्सीजन को तो माइनस आई होना चाहिए था क्योंकि ऑक्सीजन जो है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन आप यहां समझने का प्रयास करें कि इसका रोल क्या है। ऑक्सीजन, यहां ध्यान दीजिए, हम लोग इसी पेज पे आएंगे। मान लिया जाए कि हमारे पास है CH3, CH2, CH2, OH और हमारे पास है CH3, CH2, CH2, OH। इन दोनों में क्या अंतर है? तो अंतर यह है कि यहां ऑक्सीजन जो है इसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, इसकी बेईमानी बची हुई है और ये अपने आसपास के दोनों पड़ोसियों से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहां ध्यान रखिए। इच्छा होने का मतलब, बेईमान होने का मतलब चोर नहीं होता। यहां पर कंसेप्ट यह है कि इसने दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन पुल किया, पोलराइजेशन किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसके कारण न्यूक्लियस का पावर ज्यादा है, इसके कारण से। लेकिन मान लिया जाए कि इच्छा इसकी थी और इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, पता चला कि इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा ही डिस्प्लेस हो गया। तो यहां पूरा डिस्प्लेस हो गया। तो अब दिक्कत क्या है कि इसके खाने से ज्यादा है। इच्छा होना अलग कंसेप्ट है और खाना खाना अलग कंसेप्ट है। अब यहां जो चार्ज डेंसिटी हो गई ऑक्सीजन की, ये बहुत ज्यादा हो गई। अब ये इसके लिए भारी पड़ रहा है।
पूरी केमिस्ट्री का जो सबसे बेसिक कंसेप्ट यही है कि चार्ज एक्यूमुलेशन का मतलब यह हो गया कि एनर्जी हाई, कि एनर्जी ऑफ ए स्पेसीज इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज एक्यूमुलेशन। इसकी एनर्जी हाई हो गई, रिएक्टिविटी हाई हो गई। और इसका अप्रोच क्या है कि चूंकि रिएक्टिविटी हाई है तो अपने पड़ोसियों को अब इलेक्ट्रॉन दें, अपना चार्ज, अपना बोझ कम करें, इसको घटाएं। तो इसको घटाने के लिए इसका नेचर क्या हो गया कि अब ये कार्बन को देगा। ध्यान रखिएगा, दोनों बॉन्ड में दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, लेकिन यहां नेचर अलग है और ये ऑर्गेनिक का नेचर है कि जहां निगेटिव चार्ज स्पेसीज है तो इसका जो पर्पस होगा वो प्लस आई होगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों को फंसाने के लिए। क्योंकि बच्चे तो बैठे हुए, मान के बैठे हुए, रट के बैठे हुए, ऑक्सीजन मींस मोर इलेक्ट्रॉन, निगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, और यहाँ ये ऑप्शन देना है क्योंकि यहां पर जो है वो उल्टा हो जाएगा। तो कंसेप्ट कहता है अगेन, अब रही बात कि हम ऑक्साइड की बात कर रहे थे, ऑक्साइड का प्लस आई ज्यादा होगा बनिस्पत की कार्बोक्सिलेट से। कार्बोक्सिलेट क्यों? तो मैं अक्सर क्लासरूम में जब पढ़ाता हूं तो ऑक्सीजन को कहता हूं कि भाई यही तो शेर है। अभी शेर ने एक बकरा इसको मिल गया, अकेले खा रहा है, और या दो बकरे मिल करके खा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि यहां निगेटिव चार्ज ये बहुत हद तक आपस में जब डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा तो बाहर को देने के लिए कम होगा। अगर हमसे कोई कहे कि क्या सल्फोनेट आयन भी हो सकता है, तो थोड़ी बहुत मात्रा में होगा। क्यों? इसलिए कि यहां चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा। या तीन शेरों ने बैठ करके सारी हड्डियां तक गिन डाली। तो अप्रोच ये है कि जहां जहां निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा तो बगल वाले एटम की ओर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन बदल जाएंगे। और ये सिग्मा बॉन्ड की, हम पाई की बात नहीं कर रहे हैं, यहां सिर्फ बात चल रही है सिग्मा बॉन्ड की। इंडक्टिव इफेक्ट कहां ऑपरेट होता है? तो सिग्मा बॉन्ड में। क्या है ये? तो परमानेंट पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन क्या होता है? तो पार्शियल चार्ज सेपरेशन। तो टर्म को पकड़ना बहुत जरूरी है, और ये फाउंडेशन बिल्डिंग है, ये बिल्कुल फाउंडेशन। कोई भी आदमी जिसको जीरो पे जीरो हो, लेकिन अगर वो बेसिक से समझता है तो ऑर्गेनिक यही जगह है जहां से उसको सीखना है। तो बात निकल के आ गई कि भाई हम बात कर रहे थे इंडक्टिव, तो सारे फंडामेंटल्स बहुत बेसिक है। तो पहला फंडामेंटल है परमानेंट इफेक्ट। पार्शियल पोलराइजेशन, ओनली सिग्मा बॉन्ड, एडिटिव इन नेचर, डिस्टेंस डिपेंडेंट, और प्लस आई एंड माइनस आई। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे प्लस आई की। तो प्लस आई में जब बात निकल के आई तो प्लस आई में हम लोग सीधा सीधा बात कहते हैं कि ऑक्साइड ज्यादा होता है देन कार्बोक्सिलेट, देन 3 डिग्री कार्बन टर्शियरी ब्यूटाइल, 2 डिग्री आइसोप्रोपाइल, इथाइल, मिथाइल, इथाइल,
मिथाइल ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। और यहां ध्यान रखना है, रेफरेंस जो मैंने आपको बताया था कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी तुलना में ये इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है, इनको प्लस आई कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कहां दे रहे हैं? कार्बन चेन की ओर दे रहे हैं। इसके दूसरे जो ग्रुप हैं वो माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप कौन है? वन हु विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन। अवे फ्रॉम कार्बन चेन। और ऑब्वियस है इनका रीजन क्या है? इनका रीजन है या तो इनमें प्लस चार्ज है या कॉम्बिनेशन ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, सारे बेईमान एक साथ बैठे हुए हैं इस फंडामेंटल को समझना कि इलेक्ट्रॉन को, कार्बन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन को, यहां सारी चर्चा चल रही सिग्मा बॉन्ड की। जो सिंगल बॉन्ड होता है, पहला बॉन्ड होता है, उसी को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और उस इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन की बात चल रही है। तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अब बाहर की ओर खींचना, कौन खींचता है इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला नंबर पे मिलता है यहां पर NH3 प्लस, और तब मिलता है NR3 प्लस, तब मिलता है SR2 प्लस। ध्यान दीजिएगा। और तब मिलता है यहां पर नाइट्रो, साइनो, सल्फोनेट, then after aldehyde and ketones, और तब मिलता है इसके बाद हैलोजेंस, फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और तब मिलता है इसके बाद OH, देन OR, सॉरी OR का ज्यादा, देन OH, OR का ज्यादा प्लस आई है, देन OH। ध्यान रखिएगा, यह अच्छा कंसेप्ट है। और इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइनाइल, और देन अमोनिया, देन फिनाइल, देन इथाइलिन, देन हाइड्रोजन। सी दिस। तो ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है माइनस आई ग्रुप का। और लॉजिक एक ही लाइन का कि या तो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यहां पर ये NR3 पहले होगा, है ना, NH3 बाद में होगा। पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, और या फिर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के कॉम्बिनेशन हैं। अब जैसे साइनो,
साइनो ऐसा क्या है, तो दो ही एटम है लेकिन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp है, एंड sp इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम नाइट्रोजन इज इवन, देखिए यहां पर नाइट्रोजन से कहीं ज्यादा है ये अल्काइन। तो कहने का मतलब ये -I का ग्रुप है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस ट्रेंड को खास करके मेमोराइज करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उन क्वेश्चन में इस पैटर्न का यूज किया जाता है। इंडिया के अंदर में इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यह माना जाता है कि आप इसको रट के बैठे हो, बाहर में नहीं। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि यह आपका इंडक्टिव का एक कंसेप्ट हुआ कि इंडक्टिव कहां ऑपरेट कर रहा है, तो केवल सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के अंदर में, और सिग्मा बॉन्ड के अंदर में जो डिस्टेंस डिपेंडेंट है और पोलराइजेशन हो रहा है। अब यहां पे दो चार क्वेश्चंस हम लोग समझेंगे जो अच्छे क्वेश्चंस में गिनती होती है। अब जैसे मान लिया जाए कि यहां हमारे पास इस कंपाउंड में और एक दूसरा यह कंपाउंड है, और इसमें कोई कहे कि आप इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का डायरेक्शन सेट करो, डायरेक्शन ऑफ पार्शियल चार्ज फ्लो। तो कैसे सेट करना, किस तरीके से सेट करना है, किस तरीके से लिखना है। अब ध्यान रखिए, ये लर्निंग का है, ये लर्निंग कर्व। ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछने का तरीका बदल गया है, MCQ आता है, SCQ आता है, इंटीजर आते हैं। तो हमें क्या देखना है कि इस कार्बन चेन में कोई भी ऑर्गेनिक में कितना भी लेमन बच्चा हो, उसको सबसे पहली बात यह समझनी चाहिए कि भाई हमने लिखा क्या है। तो ऑर्गेनिक के प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि हाथ में पेन हो। बगैर पेन का अगर कोई भी बच्चा जवाब देगा पूरी जिंदगी में ऑर्गेनिक में नंबर नहीं लाएगा। कारण कि आंखों से आप इसको एनालिसिस जब तक बहुत स्मार्ट नहीं हो, बहुत समय नहीं गुजर गया, तब तक आप नहीं कर सकते। अब एक एक बॉन्ड आपको देखने पड़ेंगे, नए नए बच्चों को तो सिखाना पड़ता है, तो इन सारी बातों को बताना पड़ता है। और नए बच्चे क्या, सभी के लिए है। अब यहां ध्यान दीजिए, तो फ्लोरीन का नेचर क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है। अब दूसरी ओर, अब यहां समझिए, ये त्रासदी है इंडिया की कि 90% स्कूल के बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करेंगे, 90 के 99%, क्योंकि वो इसको सेपरेट ही नहीं कर पाते। उनको यही नहीं मालूम है कि ONA लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, O-Na+ लिखना है या इसका O-Na बनाना है। तो बहुत रेयर बच्चे हैं जिनकी स्कूलिंग इतनी अच्छी हो कि जो इस बात को समझते हो। तो ऑब्वियस है या O-, जैसे ही O- है तो ये खुद डायरेक्शन अलग हो जाएगा। सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला हो गया। अब यहां डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन देने का है, ये खींच रहा है, ये दे रहा है, तो टग ऑफ वार हो गया। अगला खींच रहा है, पीछे से दे रहा है, तो क्या दिक्कत। तो यहां कहीं दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन इस तरीके से होगा। इसने मांगा, बगल वाले दोनों पड़ोसियों ने दिया, इन दोनों ने भी दिया, और ये भी सप्लाई कर रहा है। तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। हम इसको सुविधा के लिए इसको दिखलाने का तरीका है कि पहले वाले ने ज्यादा दिया, दूसरे ने कम दिया, तो जितना कम दिया उतना ज्यादा एरो लगाते हैं।
डायरेक्शन हो गया हमारा। चार्ज सेपरेशन डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा डेल्टा प्लस डेल्टा 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 प्लस। तो ये हमारा अप्रोच हुआ इस क्वेश्चन में। जबकि दूसरे क्वेश्चन का अप्रोच उल्टा होगा, चूंकि यहां OH बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इच्छाएं खत्म नहीं हुई, तो यहां पर ऑक्सीजन का नेचर अलग है, यहां ऑक्सीजन का डायरेक्शन अलग होगा और फ्लोरीन का अलग होगा। तो ऑब्वियस यहां पट जाएगा, बीच वाले इलेक्ट्रॉन कंफ्यूज हो जाएंगे किधर जाए, तो खैर अनडिफाइंड है। तो यहां पर जवाब यह होगा कि यहां पर हम इस तरीके से आरो बना देंगे, और ऊपर वाले का डायरेक्शन अलग। तो चार्ज फ्लो का डायरेक्शन पता चलता है इंडक्टिव इफेक्ट से, और यही पता लगाना है कि इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट चेंज हो गया। अब समझिए, इसी क्वेश्चन को समझिए। अगर हमसे कोई कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अब ये इंडक्टिव का क्वेश्चन नहीं है, बहुत दूर चला जाएगा। क्वेश्चन ये है कि भाई अगर बाय द वे ये कंपाउंड है हमारे पास, बेंजीन नहीं लगाएं, यहां फ्लोरीन है, यहां O माइनस है, ONA है, और दूसरा कंपाउंड है, यहां फ्लोरीन यहां OH। इन दोनों के डाइपोल मोमेंट में आसमान जमीन का अंतर होगा। क्यों? क्योंकि यहां डाइपोल मोमेंट एडिटिव हो गया और यहां डाइपोल मोमेंट सबट्रैक्टिव हो गया। दोनों वेक्टर कैंसिल आउट होंगे, यहां सबट्रैक्शन हो गया और यहां एडिशन हो गया। मैं फिर कह रहा हूं, ऑर्गेनिक का थ्योरी बहुत सिंपल होता है, एप्लीकेशन में मिक्सिंग बहुत जोरदार होता है। सारा गेम एप्लीकेशन से चलता है। जैसे एक सिंपल सी बात है, यहां इंडक्टिव का थ्योरी में कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ एक एक लाइन को समझना जरूरी है कि ग्रेजुअल डिके कि 3-4 कार्बन के बाद मायने नहीं रखता। अब इसी जगह पे मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अब डिस्कस करते हैं एक और कंसेप्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर में ही आता है। अंदर में क्या आता है, दोनों अलग अलग है, एंड फील्ड इफेक्ट। अब यह हो जाता है भारी। इंडक्टिव था तब तक तो चुटकुला था, अब जैसे ही फील्ड इफेक्ट आ गया, अब सीधा सीधा यह है इंडक्टिव, यह है फील्ड। तो ये फील्ड इफेक्ट क्या है? अब ये फील्ड इफेक्ट क्या है, इस बात को समझिए कि जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, इंडक्टिव और फील्ड। तो यहां पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं।
इसको बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल यही दिया जाता है, 2-3 एग्जाम्पल्स हैं। अब समझिए इन दोनों में, तो टेक्निकली इस दोनों के अंदर में कार्बोक्सिलिक ग्रुप से नाइट्रो के लिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स बराबर है। एक पड़ोसी उतनी ही दूरी पे, पड़ोसी का डिस्टेंस बॉन्ड के माध्यम से अगर देखा जाए तो दोनों में बॉन्ड बराबर दूरी पे, चौथा बॉन्ड पे नाइट्रो बैठा हुआ है। तो इंडक्टिव तो बॉन्ड डिपेंडेंट है, 4 बॉन्ड के बाद ये भी, 4 बॉन्ड के बाद वो भी, और दोनों में सेम जगह पे बैठा हुआ सेम ग्रुप। अगर यहां कंपेयर होगा कि दोनों में एसिडिटी किसकी ज्यादा है, इस कार्बोक्सिलिक की दूसरी कार्बोक्सिलिक की, तो पहली नजर में लगता है कि दोनों की एसिडिटी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई इफेक्ट है नहीं। एसिडिटी कैसे कंपेयर करते हैं इस पर भी आते हैं। एसिडिटी कंपेयर करने का सिंपल तरीका है कि आप इसका कंजुगेट बना के उसकी स्टेबिलिटी चेक करो। हमने यहां से प्रोटॉन को हटा दिया, कंजुगेट बना दिया, और इसकी एसिडिटी को हम स्टेबिलिटी से कंपेयर करते हैं। अब ये इसका कंजुगेट हो गया, ये दूसरे का कंजुगेट हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, हम ये देख रहे हैं इस मुकाम पे आने के बाद कि दोनों के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट को देखिए भाई। तो देखने का तरीका यह है, हेलो, तो देखने का तरीका यह है कि दोनों का जो कंजुगेट हम बना दिए, तो देखने का तरीका यह है कि दोनों की स्टेबिलिटी, तो बॉन्ड तो सब बराबर दूरी पे है, तो यहीं पर गेम होता है फील्ड इफेक्ट का। इसी इफेक्ट का नाम फील्ड इफेक्ट है, कि जो डिस्टेंस पे और डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, मतलब कि इस मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है, उस इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में नाइट्रो यहां पर ज्यादा कैंसिल आउट कर रहा है, इस नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ कर रहा है, तो ज्यादा स्टेबल होगा बनस्पत की इसके, और ज्यादा स्टेबल होगा तो इसकी ज्यादा एसिडिटी होगी, मोर एसिडिक। मतलब अभी और एक्सप्लेन करते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ तो कहने का मतलब यह हुआ कि फील्ड इफेक्ट और इंडक्टिव, यहां पर हमने कहा कि यह बॉन्ड डिपेंडेंट है,
डिस्टेंस डिपेंडेंट है और जो फील्ड इफेक्ट है, अब यहां पे डायरेक्शन डिपेंडेंट है। ऑपरेट उसी से कर रहा है, ऑपरेट यहां इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट के अंदर से कर रहा है, लेकिन ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अब यहां देखिए, यहां अक्सर हम लोग मान के चलते हैं कि चौथे कार्बन 1 2 3 4 पहुंचते पहुंचते इसका प्रभाव नेग्लिजिबल हो जाएगा, लेकिन यहां पर इवन आफ्टर फोर्थ कार्बन, even after fourth, the effect is not negligible. तो कहने का मतलब यह हुआ, हिस्टोरिकली पहले ऐसा था कि इंडक्टिव को हम लोग फील्ड के बराबर ही मान लेते थे, इंडक्टिव इक्वल टू फील्ड इफेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडक्टिव इज नॉट इक्वल टू फील्ड इफेक्ट। इंडक्टिव और फील्ड दोनों अलग अलग हैं और यहां पर इसका कंसेप्ट अलग है, ठीक है। तो ये जो अप्रोच है, अब रही बात इसके एप्लीकेशन की, इंडक्टिव इफेक्ट की। अब यहां बात निकल के आई कि इसका एप्लीकेशन, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एप्लीकेशन ही बहुत भारी है। लेकिन एक दूसरी समस्या यह है कि एप्लीकेशन हम अलग अलग नहीं देख सकते। इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एप्लीकेशन कहां कहां देखे जाते हैं, तो पहला नंबर देखा जाता है स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। या और स्पेसिफिक हो जाए तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। दूसरा देखा जाता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तीसरा देखा जाता है स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स। चौथा देखा जाता है एसिडिटी। पांचवा देखा जाता है बेसिसिटी। और इसके बाद और कई लेवल पे यहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी देख सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी देख सकते हैं, सारी बातें। तो इन सभी जगहों पे इनके एप्लीकेशंस देखे जाते हैं। अभी देखिए, मैं कंपेयर कर रहा था फील्ड और इसको, इंडक्टिव को। इसमें एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ सॉल्वेंट। Field effect is affected by solvent, inductive is not. ये प्योरली बॉन्ड पर डिपेंड करता है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। ये चौथे कार्बन पे फोर्थ पर नेग्लिजिबल हो रहा है, गारंटेड। और यहां पर फोर्थ के बाद भी ऑपरेट कर रहा है। यहां पर अभी भी वो कंपेयर है, यहां पर अभी भी ये इंपॉर्टेंट है, अभी भी ये कंपैरेटिव है, फैक्ट कर रहा है। तो यहां इस फंडामेंटल समझिए कि इंडक्टिव जो अभी आपने जो बेसिक्स देखा क्या होता है, लेकिन आप जो कंपेयर कर रहे थे इंडक्टिव वर्सेज फील्ड इफेक्ट,
तो ये एक बड़ा ही अहम मुद्दा है। हालांकि इट इज मच बियॉन्ड नीट और इवन IIT जेईई मेंस, लेकिन बीइंग टीचर अगर किसी को मालूम है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये सारे टॉपिक ऐसे नहीं है जो बहुत इजीली उपलब्ध है। इंडक्टिव एंड फील्ड, तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया, एक और कई सारे एग्जांपल्स पड़े हुए हैं नेट पे, उसमें एक अक्सर ऐसा भी एग्जांपल मिलता है। अब सपोज कीजिए कि यहां पर कोई एक्स ग्रुप है, तो टेक्निकली ये एक्स ग्रुप 1 2 3 4 बॉन्ड के बाद है। तो कंसेप्ट कहता है कि भाई एक्स का वैल्यू अगर H है, एक्स का वैल्यू नाइट्रो है, एक्स का वैल्यू क्लोरो है, एक्स का वैल्यू मिथाइल है, क्यों असर होना चाहिए? जब हम बात कर रहे हैं कि भाई इंडक्टिव, यहां कौन सा इफेक्ट है? तो इंडक्टिव। कैसा है? तो नेग्लिजिबल। तो क्यों एसिडिटी में असर होना चाहिए इस जगह पे? वाई? जब सिंपल सी बात, हमने पहले ही कहा कि यहां वैल्यू 100 है, यहां वैल्यू 30 है, यहां वैल्यू 10 है, यहां 3 है, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते इफेक्ट मर गया इंडक्टिव। तो इसका असर हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं? पीके टेबल पर क्यों इसका असर अलग अलग आएगा? तो इसी का जवाब है कि नहीं, ये एक्सप्लेन होगा फील्ड इफेक्ट से। क्योंकि फील्ड इफेक्ट कहता है कि नेट ये दूरी मायने रख रही है एंड डायरेक्शन। फील्ड इफेक्ट इस डिस्टेंस की बात कर रहा है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि मैं दिखा रहा था आपको, इंडक्टिव बता रहा था, तो जस्ट मैंने आपको एक सिंपल सा कंपेयर कर दिया फील्ड इफेक्ट भी। हां, अब रही बात एप्लीकेशन की। तो जो कॉपी बुक स्टाइल है, जिसको हम क्लासिकल स्टाइल कह सकते हैं, नोट्स मेकिंग स्टाइल कह सकते हैं, तो उस नोट्स में इंडक्टिव इफेक्ट में ऑलरेडी क्या पढ़ाया जाएगा? तो सिंपल सी बात है, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? What are the characteristic of inductive effect? Next, plus I effect, minus I effect, plus I group, minus I group, then application. अब ये जो नोट्स लिखाया जाता है, ऑल इंडिया में जो नोट्स पढ़ाया जाता है, यहीं पे धोखा है। धोखा इन द सेंस कि यार तुम एक इफेक्ट पढ़ रहे हो और इस पर आपने पूरी की पूरी कहानी बना दी। कल के डेट में दूसरे इफेक्ट पे कहानी बनाओगे, परसों तीसरे पे कहानी बनाओगे, जो रियल पिक्चर आएगा वो तो कहानी अलग होगी। तो यही पे अंतर है क्लास एजुकेशन और मास एजुकेशन। अगर आपको मास में जाना है, मास को पढ़ाना है, तो भाई टुकड़े टुकड़े में पढ़ाओ। आज के डेट में आपको कार सीखना है, तो कार की पहली क्लास मान लिया जाए क्लच, तो खाली क्लच का प्रैक्टिस कराओ। दूसरी क्लास ब्रेक, तो केवल ब्रेक का प्रैक्टिस कराओ। तीसरी क्लास स्टीयरिंग, तो स्टीयरिंग का प्रैक्टिस कराओ। और यही हो रहा है। और इसका फल होता है कि बच्चे को जब कार चलाने के लिए रोड पे छोड़ दिया जाता है तो एक्सीडेंट होता है, क्योंकि कार चलाना तो आता नहीं। या तो क्लच आता है, या ब्रेक आता है, या गियर आता है। सेम कंसेप्ट यह है कि जो भी एप्लीकेशन का क्वेश्चन होगा, जब आप फिर खुल करके खेलेंगे, तो इंडक्टिव पे भी डिपेंड करेगा, मेजोपेरी पे भी डिपेंड करेगा, हाइपर कंजुगेशन पे भी डिपेंड करेगा, एरोमेटिसिटी पे भी डिपेंड करेगा। तो
ये नोट्स लिखने लिखाने की परंपरा में, हाँ अगर किसी को नोट्स लिखना हो तो तरीका है कि हाँ ये देखो अब यहां सीखो। तो यहां पर क्या करेंगे, क्या किया जाता है कोचिंग में, तो यहां पे कोचिंग किया जाता है, इंडक्टिव स्पेसिफिक क्वेश्चन को फिल्टर किया जाता है। वैसे क्वेश्चन को फिल्टर कर लो जो सिर्फ इंडक्टिव पे बात करते हो, और उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दो। बच्चा न जाना एसिड न जाना बेस, पहले ही उसको बता दो। न पढ़ा कैटायन न पढ़ा एनायन, पहले ही एग्जाम्पल दिखा दो। देखो यहां पर अब इसके तहत जो क्लासिकल एग्जाम्पल है कि भाई इसकी एसिडिटी एसिटिक एसिड की, क्लोरो एसिटिक एसिड की, ब्रोमो एसिटिक एसिड की, आयोडो एस्पिक है, ध्यान दीजिए। अब यहां पर आप लागू कर सकते हो। रीजन ये है कि भाई यहां पर कोई दूसरा ग्रुप है नहीं, आपने कॉमन स्ट्रक्चर को देखना है। कॉमन स्ट्रक्चर को देखने के बाद आप सिंपल सा कंपेयर कर लो कि भाई ये तो पार्ट बराबर है, अंतर क्या है, तो अंतर है कि दूसरे एटम पर क्लोरो ब्रोमो आयोडो लगा हुआ है। अगला कंसेप्ट यह है कि एसिडिटी को कैसे देखते हैं। तो एसिडिटी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, सीधा रटने की बात है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। और माइनस आई चूंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो माइनस आई एट अल्फा इज मोर इंपॉर्टेंट दैट माइनस आई एट बीटा, दैट मोर इंपॉर्टेंट दैट माइनस आई गामा। अभी अल्फा बीटा गामा मतलब तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, नथिंग टू बी कंफ्यूज। पहला पोजीशन जिसे फंक्शनल ग्रुप बैठा है वो अल्फा कहलाता है, दूसरा बीटा कहलाता है, तीसरा गामा कहलाता है। यहां तो अल्फा बीटा गामा है नहीं, तीनों ही अल्फा है। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। अल्फा मीन्स कार्बन नंबर 1, अल्फा मीन्स कार्बन नंबर 1, बीटा मीन्स कार्बन सी। ये हुआ एक कंसेप्ट। तो यहां पर इसके आधार पे अच्छा ये ज्यादा ताकतवर है तो दिस इज मोस्ट एसिडिक देन दिस, और यहां माइनस आई नहीं है तो 4 नंबर पे। ओके, अब इसी जगह पे दूसरा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ब्यूटानोइक एसिड बना दिया, 4 कार्बन का एसिड बना दिया ब्यूटानोइक। अब अल्फा बीटा गामा पे क्लोरो लगा करके टेस्ट करते रहे। अल्फा क्लोरो, बीटा क्लोरो, गामा क्लोरो और नॉट क्लोरो। तो ऑब्वियस है कि जितना नजदीक होगा माइनस आई का प्रभाव ज्यादा होगा। तो 1 नंबर होगा, देन 2 नंबर, देन 3 नंबर, देन 4 नंबर। तो ऑब्वियस है जब माइनस आई ग्रुप लगता है तो एसिडिटी बढ़ती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी बढ़ जाती है। कैसे ग्रुप लगाने पे, तो माइनस आई। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि आपने जो लगाया वो कौन सा है, तो आपको रटना होगा। रटा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं रटा हुआ तो अच्छी बात, रटो। तो ऑर्गेनिक में दोनों का ब्लेंड है। कोई भी शख्स अगर कहता है कि ऑर्गेनिक हम 100% समझ लेंगे तो भी गलत, और ऑर्गेनिक 100% रटना है तो भी गलत। दोनों का ही कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ऑर्गेनिक में जो लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे उसके लिए आपको समझ होनी चाहिए, और ऑर्गेनिक में जो फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे उसके लिए आपके पास फैक्ट होनी चाहिए, और फैक्ट आएगा आपके पास मेमोराइजेशन से। ऑर्गेनिक अपने आप में भाषा है। आप कोई लाख हमें कह दे, मैं तो इतने सालों में एक ही बात समझ पाया कि केमिस्ट्री ऑर्गेनिक भाषा है, लैंग्वेज है। जिस तरीके से एकदम एक एक बच्चे को कैट मतलब बिल्ली, कैट मतलब बिल्ली समझाया जाता है, वैसे ऑर्गेनिक में समझाना पड़ता है इनिशियल लेवल पे। तब वो समझता है कि अच्छा ये तो ब्यूटानोइक एसिड है, तो इसी में पागल हो जाएगा बच्चा।
जो 11th का बच्चा है जिसने नहीं पढ़े 9th 10th में ठीक से, उसके लिए यही भारी है कि बुटानोइक कैसे है। तो जब तुम बिल्ली नहीं जानो तो बिल्ली की पूंछ क्या खाद जानोगे। तो कंसेप्ट समझना पड़ता है कि यह ऑर्गेनिक में आपको दोनों लेके चलना पड़ता है, फैक्ट भी कंसेप्ट भी। और इसीलिए ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है, क्योंकि फैक्ट तो कोई दिक्कत नहीं, फैक्ट तो नोट्स बनाओ, नोट्स घोट लो, फैक्ट आ गया। कंसेप्ट में तो टाइम देना पड़ेगा। तो यहां पर इस बात को समझना कि एप्लीकेशन में जो हम जाते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जो उटपटांग आ जाती हैं, जिनको जो पढ़ाते आगे हैं और डिस्कस पहले कर रहे हैं, तो जो बच्चे के लिए भारी होती है। अब सपोज करो कि भाई देखो इसी में से कोई बच्चे को पढ़ रहा है, आपने पढ़ाया इंडक्टिव, अब जंप कर गए एसिडिटी, पढ़ाया क्या पहले आपने? तुम यूं समझो कि आपके खाने में कंकड़ आ गया, वो आपके खाने में, बच्चे खाने में भी कंकड़ आ गया कि सर ये एसिडिटी क्या कहां से आ गया। तो बेटा रट लो। तो ये बात समझना कि ऑर्गेनिक के अंदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप आउट ऑफ द वे जंप करते हो। अब जैसे मैं कई किताबों में देखा मैंने, अब अचानक क्वेश्चन पड़ा हुआ, नाम दिया इंडक्टिव इफेक्ट, और क्वेश्चन क्या है, विच हैज ग्रेटर डाइपोल मोमेंट। अब समझो, क्वेश्चन टॉपिक है इंडक्टिव और क्वेश्चन है डाइपोल मोमेंट का, और यहां पे जवाब क्या, CH3 CH2F, दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH डैश CH2F, तीसरा CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH2F। अब सी F की जगह पे नाइट्रो लगा, तो अक्सर नाइट्रो ही लगा रहता है। अब उस बच्चे को, अब सही मायने में देखा जाए तो भाई जो बच्चा पहले से पढ़ा हुआ है, रिपीटर का बच्चा है, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। 13th का बच्चा है तो थोड़ा बहुत पहले जानता है, डाइपोल मोमेंट जानता है। लेकिन जो बच्चा भी नया नया शुरू किया है, अब उसको आप डाइपोल मोमेंट पे जंप कर गए, जवाब तो दे देंगे, जवाब तो 1 मिनट में दे देंगे कि बेटा इसको कंपेयर कर ले। तुमको नहीं लगता है कि ये -I ग्रुप है, ये ज्यादा -I ग्रुप है, नहीं -I ग्रुप है, तो ये ज्यादा खींचेगा तो ये ज्यादा देगा, ये ज्यादा नहीं देगा, ये बिल्कुल कम देगा। तो 4 सेपरेशन कहां आएगा, तो पहले वाले में यहां डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, इधर से देगा नहीं। तो 1 इज मोर पोलर देन सेकंड देन थर्ड। तो जवाब तो किसी को कैसे कन्विंस किया जा सकता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या अगले ने डाइजेस्ट कर लिया उस बात को। दिस इज द बेसिक्स। समस्या इस बात की, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सभी सीटों में, कोई भी हो, सभी सीटों में इंडक्टिव निकालोगे क्वेश्चन मिलेगा इस तरह से। इसके जगह पर नाइट्रो लगा रहेगा। अब दो बातें हैं, क्वेश्चन है, आपके पास आंसर है, आपने आंसर देख लिया, आंसर समझ लिया, हाँ जवाब हो गया। लेकिन सवाल यह है कि आपने इसको निगला है, चबाया थोड़ी। चबाते तो तब जब डाइपोल मोमेंट पढ़ते, उसको जानते, समझते पूरी बात, तब समझ में आती। तो यह समस्या ऑर्गेनिक की, कि ऑर्गेनिक में इंस्टेंट मिक्सिंग बहुत ज्यादा होता है, सीक्वेंसिंग होती ही नहीं। क्वेश्चंस में भी तो यही मैं आपको बता रहा था कि इंडक्टिव के क्वेश्चंस, एप्लीकेशंस, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, कहां असर नहीं है। ठीक है,
चलिए आज के लिए इतना काफी है, लेकिन पहले मैं आपको एक दो तीन बातें बता दूं। सबसे पहला नंबर, जो हम जो दिखाना चाहते थे वो बेसिकली एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, नहीं तो सारी बातें बिल्कुल अलग तरीके से आपको सामने आती हैं। लेट अस सी, मैं जो बता रहा था आपको, ये या तो ब्राउजर मेरा फेल कर गया है, क्योंकि मैंने इस पे सारा का सारा काम करने के बाद ये बहुत ही शानदार चीज बना हुआ है। हाँ ये देखिए, ये ओके, ये फाइल लोड नहीं हो पा रहा। बेसिकली इसमें जो स्क्रिप्ट है वह स्क्रिप्ट एंड्रॉयड और विंडो, ये सबसे बड़ी समस्या है। लोगों ने इतनी बड़ी ब्लैकमेलिंग की है इन लोगों ने, कंपनियों ने, कि मैं कई सालों का मेहनत किया हुआ है, लेकिन ये अब एक पार्टिकुलर रूप में आ जाएंगे। देखो ये जस्ट एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। चलो ये काम कर गया, एक दूसरा पेज है। अब जैसे मान लिया जाए एक, ये हो गया 1 2 3 4 5। अब ये बन गया हमारे पास पेंटानोइक एसिड। अब समझिए यहां पर, अब इस पेंटानोइक एसिड में अब यहां पर हमारे पास इस कार्बन का COOH का प्रभाव इस पर भी है, इससे बहुत कम इस पर है, देन इस पर है, देन इस पर। तो इसको कई तरीके से देखा जा सकता है। अगर हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फील्ड बनाएंगे, हमारे पास बना हुआ है, मैं उसको दिखलाना चाहता था, और ये फ्री है, वर्चुअल केम लैब ऑल ओवर, कहीं भी कोई भी इसको असेस कर सकता है। kotafactory.com पे आप जाएंगे तो सामने में ही वर्चुअल केम लैब, इसमें हालांकि मैंने एक वीडियो भी बना के डालना है मुझे कि हाउ टू यूज दिस, वो अभी नहीं कर पाया हूं, काफी सारे काम पड़े हुए हैं पेंडिंग। तो यहां पर इसका वर्चुअल केम लैब में बनाने के बाद यहां पे इसका पार्शियल चार्ज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं गॉसियन मेथड से, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी बनती है। तो आप देखेंगे कि पैटर्न भाई हम लोग जो जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, कहां से आती, कहां से, तो कहीं ना कहीं वही जो गॉसियन कैलकुलेशन से वो बताता है कि इस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है, डिस्टेंस साथ डिफर कर रहा है। तो इन्हीं सारी बातों से हम लोग समझ पाते हैं कि वो किस तरीके से यूज हो रहा है ना। तो चलिए आज की क्लास तो यहीं पर, और सबसे बड़ी बात, एक बात मैं बता दूं, देखो ये बहुत मुश्किल से मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं जो मेरे पास है। मैं चाहता हूं कि इसको दूर से दूर तक जाए, क्योंकि मैं खुद इसके लिए तरसा हूं। आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं आपको रियली बता देता हूं कि मैं नेट पे चूंकि यहां तक पहुंच पाया इसलिए कि मैं नेट पे बहुत पहले से बैठा हूं। अप्रोक्सीमेटली 96-97 में मैंने सबसे पहले पीसी खरीदा था, विंडो 97 ही खरीदा था, हाँ सही है 97, जिसका हार्ड डिस्क था 2 GB का, और तब से मैं लगा हुआ हूं। और जो जो उस दौर, अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो एवरीथिंग इज कवर्ड। उस दौर में जो कुछ भी मैंने सीखा, कोशिश की कि उसको एसिमुलेट कर लूं, और आज के डेट में उन सारी बातों, जब ये आ गया तो वो भी आ जाएगा जो मैंने बनाया है। और खैर बनाया अभी कम और भी है, एक जगह पे आपको और मिल जाएगा, वो वहां पे मैंने डाला हुआ है। कहां डाला हुआ है तो आपको एड्रेस बता देता हूं। ये पूरा पोर्टल बना हुआ है kotafactory.com, एक मिनट रुक जाइएगा, /FTP,
ये दिस इज द कीवर्ड है। FTP स्लैश जैसे ही करेंगे आपके पास एक इंडेक्स पेज खुलेगा। इस पेज में आप रजिस्टर करें। जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि आपके वीडियो में ही एक लिंक मिलेगा आपको। तो जो भी मैं स्टडी मटेरियल डालूंगा यही डालूंगा, और जो कुछ भी वीडियो का भी जो लिंक जाएगा वो उसी जगह पे, यहाँ वीडियो भी है, वीडियो है, मटेरियल्स है। तो मटेरियल्स में PDF उपलब्ध होंगे और HTML उपलब्ध होंगे। तो हालांकि HTML तो नॉन डाउनलोडेबल है, PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो भी नॉन डाउनलोडेबल है। तो वीडियो भी आप वहाँ पर, जो क्लासरूम का वीडियो होगा वो मैं वहाँ दे दूंगा, क्योंकि मैं यूट्यूब से बहुत फेडअप हो चुका हूँ। यूट्यूब पे तो इतने ऐड हैं कि बर्बाद हो गया यूट्यूब। तो खैर ये मेरा ही अपना ट्यूब है, तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ये इसका मैंने ऐप बनाया हुआ है, वो उसी जगह पे पड़ा हुआ है जो मैंने आपको बताया ना, उसका नाम है इंडक्टिव। आप देखेंगे वहाँ पर आपके डैशबोर्ड पे ही सामने में एक इंडक्टिव का लिंक मिलेगा। और एनीवे अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती हो तो हमारा आपको व्हाट्सएप नंबर मालूम है 9928452955। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा। एक ठीक है। और दूसरी बात कि देखो, मेरा बेसिक पर्पस क्या है कि सबसे पहले लोगों को पता तो चले कि भाई केमिस्ट्री पढ़ने पढ़ाने की भी कई परंपराएं हो सकती हैं। अगर हमारे इस टेक्निक से किसी का फायदा हो रहा हो तो मुझे कोई नुकसान नहीं है। हाँ, डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो लोग अच्छे हैं, मेरे को अच्छा लगा कि भाई जो क्लास में है लगातार, तो ऑब्वियस है कि उनको अभी आगे देखेंगे। और मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ये जो आपका GOC है, जो फाउंडेशंस है, यही आपका आगे के लिए रास्ता है, क्योंकि जवाब आपको यहीं से मिलेगा। कोई भी सवाल आएगा, जवाब जब भी आप पूछेंगे तो मेरा जवाब तो सिर्फ इसी जगह से GOC से ही आएगा, कोई भी क्वेश्चंस हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बातें हैं। और जो लोग ऑर्गेनिक पढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए एक बात और भी है कि भाई फिजिकल भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऑर्गेनिक में थोड़ी सी काइनेटिक्स वगैरह की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उसका यूज बार बार होता रहता है। ओके, चलिए, थैंक यू। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, और अगला क्लास हम लोग का फ्राइडे को 7 बजे, फ्राइडे 7 PM। और जो लोग हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे को भेज रखा है तो उनके पास लिंक पहुंच जाता है। और अगर कोई आपके पास आपके जानने वाले होंगे, कोई इष्ट मित्र होंगे, तो उनको मैसेज दे दीजिएगा। अभी तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, नाइस। कुछ पूछना है चंद्रशेखर जी? हेलो, थैंक यू। इसको बंद करो।